जाट ने एक भूत को बना लिया बैल, पत्थर की जमीन पर उगाया सोना। नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक जाट की है, जिस जाट ने एक भूत को अपना बैल बना लिया और उससे हल चलवाया, यानी काम लिया। तो दोस्तों, उस जाट ने ऐसा क्यों किया? एक भूत को बैल बनाकर काम क्यों लिया? यही रहस्य आज हम इस कहानी में आपको बताएंगे। कहानी अंत में आपके लिए बहुत सुंदर सीख लेकर जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को शुरू से अंत तक सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए दोस्तों, सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दर्शकों, हरियाणा की धरती पर बसा एक छोटा सा लेकिन खुशहाल गांव था सुल्तानपुर। चारों ओर दूर दूर तक फैले खेत, सरसों के पीले फूल, गेहूं की हरियाली और बीच बीच में पीपल, नीम और बरगद के पुराने पेड़। गांव में सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती और शाम को चौपाल पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट से दिल ढलता। इसी गांव के बीचों बीच एक पुरानी लेकिन मजबूत हवेली खड़ी थी। मोटे मोटे कच्चे पक्के दीवारें, ऊंचा फाटक, आंगन में तुलसी का चबूतरा और एक कोने में बंधे बैल। ये हवेली किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति चौधरी बलराम की थी, जिन्हें लोग प्यार और आदर से चौधरी बल्लिया भी कहते थे। चौधरी बलराम का नाम सिर्फ सुल्तानपुर में ही नहीं, बल्कि आसपास के 101 गांव में इज्जत से लिया जाता था। उनकी मूछें अब सफेद हो चुकी थीं, लेकिन आवाज में आज भी वही पुराना रोब था। जब चौधरी बलराम बोलते तो झगड़ा खुद ब खुद शांत हो जाता। कोई मामला हो, जमीन का विवाद हो, रिश्ता तय करना हो या पंचायत बैठानी हो, सबकी पहली नजर चौधरी बलराम पर ही जाती थी। चौधरी बलराम के 3 बेटे थे। तीनों एक ही माँ बाप की संतान थे, एक ही छत के नीचे पले बढ़े थे, लेकिन तीनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। सबसे बड़े बेटे का नाम था विक्रम। जैसा नाम वैसा ही उसका काम। ऊंचा लंबा कद, चौड़ा सीना, मोटी मोटी मूछें और चाल में अकड़। उसका दिन अखाड़े में शुरू होता और अखाड़े में ही खत्म होता। दंड, बैठक, कुश्ती, लाठी चलाना, यही उसकी दुनिया थी। विक्रम को खेत खलिहान से चिढ़ थी। मिट्टी में पैर डालते ही उसे पसीना और बदबू महसूस होती। अक्सर कहता, खेती किस्मत वालों का काम नहीं है बापू, इसमें तो बस मेहनत है, नाम कुछ नहीं। उसका सपना था कि शहर जाए, वहां कोई बड़ी पदवी, कोई रुतबा पाए, जेब में पैसा हो, लोग सलाम ठोके और नाम के आगे साहब लगे। वो चाहता था कि बिना हल चलाए, बिना मिट्टी में हाथ डाले उसे इज्जत मिल जाए। मझला बेटा, जिसका नाम था धनराज, वो विक्रम से बिल्कुल उल्टा था। जहां विक्रम ताकत में विश्वास करता था, वहीं धनराज दिमाग में। धनराज के हाथ में अगर खेत का हल दो तो वह परेशान हो जाए, लेकिन अगर हाथ में तराजू, वही खाता और कलम दे दो तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। वो घंटों बैठकर अनाज के भाव जोड़ता घटाता, ब्याज का हिसाब लगाता और यही सोचता कि कौन सा सौदा फायदे का रहेगा। धनराज का मानना था, खेती में सिर्फ मेहनत है बापू, असली मुनाफा तो शहर की दुकानदारी में है। यहां हल चलाओ, मौसम खराब हुआ तो सब खत्म। वो पहले से ही मन में तय कर चुका था कि एक दिन वो गांव छोड़कर शहर जाएगा और बड़ा व्यापारी बनेगा। सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम था सूरजपाल, कम बोलने वाला, सीधा सादा, भोला सा लड़का। गांव वाले प्यार में कभी कभी उसे भोला जाट या मूर्ख सूरजपाल भी कह देते थे। सूरजपाल को न अखाड़े का शौक था, न दुकानदारी का, न पदवी का, न धन का। उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी उसकी जमीन। खेत की मिट्टी को वो ऐसे छूता जैसे कोई सोने को छूता हो। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता, बैल चेतराम से बातें करता, हल उठाता और खेत की ओर चल पड़ता। वो खेत में अकेला होता लेकिन खुश होता। उसे मिट्टी की खुशबू में सुकून मिलता था। पिता की चिंता। चौधरी बलराम सब ये देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि उनके तीनों बेटे एक ही दिशा में नहीं चल रहे। उनके मन में डर था कि कहीं ये अलग अलग सोच एक दिन घर को तोड़ न ले। कई बार उन्होंने समझाने की कोशिश की। विक्रम से कहा, बेटा, ताकत अच्छी चीज है, पर बिना जमीन के आदमी की जड़ सूख जाती है। धनराज से कहा, दिमाग तेज है, पर खेत छोड़ दिया तो रोटी कहां से आएगी। और सूरजपाल से कहते, बेटा, तू सबसे अलग है, पर याद रख, एक दिन तुझे ही सब संभालना पड़ेगा। सूरजपाल बस सिर झुका लेता और कहता, जो आप कहो बापू। समय अपनी चाल चलता रहा। चौधरी बलराम की उम्र ढलने लगी, मूछें सफेद और पीठ थोड़ी झुकने लगी, लेकिन चिंता बढ़ती चली गई। उन्हें डर था कि जिस हवेली को उन्होंने मेहनत से खड़ा किया, जिस जमीन को उन्होंने पसीने से सींचा, वो कहीं उनके बाद भाइयों के झगड़े में बर्बाद न हो जाए। और यही डर आगे चलकर सुल्तानपुर की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला था। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जिस चौधरी बलराम की आवाज से कभी गांव के झगड़े थम जाते,
वही अब धीरे धीरे बूढ़े होने लगे थे। कमर में दर्द रहने लगा था। आंखों की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही थी। हवेली की बैठक में बैठकर हुक्का गुड़गड़ाना अब उनकी रोज की आदत बन गई थी। दोस्तों, एक शाम की बात है। आसमान में हल्की लालिमा थी। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। चौधरी बलराम अपनी चारपाई पर बैठे थे। सामने हुक्का रखा था और दिमाग में जाने कैसी कैसी चिंताएं चल रही थीं। उसी समय विक्रम और धनराज दोनों एक साथ बैठक में आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर आज कुछ अलग ही शक्ति थी। चौधरी बलराम ने ऊपर देखा और बोले, क्यों रे, आज दोनों एक साथ कैसे आ गए? कुछ कहना है क्या? विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, बापू, आज हम दोनों ने एक फैसला किया है। चौधरी बलराम का दिल धक से रह गया। उन्होंने हुक्के की नली अलग रख दी और बोले, कैसा फैसला? विक्रम ने सीना फुलाया और बोला, बापू, अब हमसे ये सारा घर नहीं निभता। मैं शहर जाना चाहता हूं। यहां खेती में मेरा दम घुटता है। मुझे मेरे हिस्से की नगद रकम चाहिए। ये सुनते ही चौधरी बलराम की आंखें भर आईं। वो कुछ बोलते उससे पहले ही धनराज ने भी बात पकड़ ली। धनराज बोला, हां बापू, खेती में अब कुछ रखा ही नहीं है। सूखा पड़े तो मरो, ज्यादा बारिश हो तो मरो। मैं शहर जाकर कपड़े की दुकान खोलूंगा। मुझे घर के जेवर और जमा पूंजी में से मेरा हिस्सा दे दीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। चौधरी बलराम को ऐसा लगा मानो किसी ने उनके सीने पर पत्थर रख दिया हो। जिस घर को उन्होंने एक एक ईंट जोड़कर बनाया था, जिस जमीन को उन्होंने अपनी जवानी में सींचा था, आज उसी को उनके बेटे तोड़ने की बात कर रहे थे। चौधरी बलराम ने कांपती आवाज में कहा, तुम दोनों ने कभी सोचा है कि मैं और तुम्हारी मां क्या करेंगे? ये हवेली, ये खेत सब ऐसे ही टूट जाएगा। विक्रम बोला, बापू, जमाना बदल गया है। अब गांव में कुछ नहीं रखा। धनराज ने सिर हिलाया, हां बापू, शहर में पैसा है, इज्जत है। चौधरी बलराम ने भारी मन से कोने की ओर देखा। वहां सूरजपाल बैठा था। अपने लठ पर तेल लगा रहा था, चुप शांत, बिना किसी लालच के। चौधरी बलराम ने पूछा, क्यों रे सूरजपाल, तू क्या कहता है? तेरे भाई तो घर तोड़ने को तैयार हैं। सूरजपाल ने सिर झुका लिया। कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बापू, बड़े भाई जो कह रहे हैं शायद उनके लिए ठीक ही हो। अगर उनका मन यहां नहीं लगता तो रोकर क्या फायदा? आप उन्हें उनका हिस्सा दे दीजिए। यह सुनकर चौधरी बलराम को सबसे ज्यादा चोट लगी। उन्हें उम्मीद थी कि सूरजपाल कुछ बोलेगा, घर को जोड़ने की बात करेगा, लेकिन सूरजपाल के शब्दों में भी त्याग था, झगड़े से बचने की सोच थी। अगले दिन गांव के कुछ समझदार लोगों को बुलाया गया। पंचायत बैठी। बैठक में गांव के बुजुर्ग, ताऊ, चाचा सब मौजूद थे। विक्रम और धनराज पहले से ही तैयारी करके आए थे। उनके मन में लालच साफ झलक रहा था। विक्रम बोला, संदूक में जो नगद पैसा रखा है वो मेरे हिस्से में आएगा। धनराज ने तुरंत कहा, और मां के सारे जेवर और गोदाम में भरा अनाज बेचकर जो पैसा आएगा वो मेरा होगा। पंचायत में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक बुजुर्ग ने पूछा, और सूरजपाल के हिस्से में क्या आएगा? विक्रम चालाकी से मुस्कुराया और बोला, सूरजपाल तो किसान है, उसे पैसे का क्या काम? उसे तो जमीन चाहिए। हम गांव के बाहर वाली काली बंजर जमीन उसे दे देंगे। ये सुनते ही पंचायत में खुसर पुसर शुरू हो गई। सब जानते थे कि वो जमीन कैसी है, पत्थरों से भरी, कटीली झाड़ियों से अटी, जहां सालों से बबूल के अलावा कुछ नहीं उगा था। यह सरासर अन्याय था। एक ताऊ ने कहा, अरे चौधरी, ये तो गलत है, वो जमीन तो बेकार पड़ी है। लेकिन सूरजपाल ने किसी को बोलने नहीं दिया। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे वही जमीन मंजूर है। सब चौंक गए। विक्रम और धनराज की आंखों में खुशी चमक उठी। सूरजपाल ने आगे कहा, मेरे लिए जमीन ही सब कुछ है, चाहे वो जैसी भी हो। चौधरी बलराम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगाया। बंटवारा हो गया। विक्रम नगद पैसा लेकर शहर की ओर निकल गया। धनराज जेवर और पूंजी लेकर कस्बे की तरफ चला गया और सूरजपाल बूढ़े माँ बाप और उस काली बंजर जमीन के साथ गांव में ही रह गया। गांव के लोग आपस में कहने लगे, सूरजपाल तो लूट गया, बेचारा मूर्ख है, पत्थरों से क्या फसल उगाएगा। लेकिन सूरजपाल के मन में कोई पछतावा नहीं था। उसने बस इतना सोचा, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं पत्थर का सीना चीर कर भी अनाज उगा लूंगा। और यहीं से किस्मत की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। मित्रों, बंटवारे के बाद गांव सुल्तानपुर अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आया, लेकिन सूरजपाल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके पास न सोने चांदी का ढेर था, न नगद रुपए, न कोई सहारा। उसके हिस्से में बस आई थी गांव की सीमा पर पड़ी काली बंजर जमीन और साथ में उसका बूढ़ा बैल चेतराम।
वो जमीन ऐसी थी कि दिन में देखने वाला भी डर जाए। चारों तरफ बबूल की कटीली झाड़ियां, बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर ऐसे पड़े थे मानो किसी ने पहाड़ तोड़कर फेंक दिए हों। गांव के लोग जब उस ओर से गुजरते तो हंसकर कहते, अरे देखो, सूरजपाल पत्थरों से गेहूं उगाने चला है। लेकिन सूरजपाल को इन बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके मन में एक ही बात थी, मेहनत। अगली ही सुबह सूरज निकलने से पहले सूरजपाल अपने कंधे पर हल, साथ में कुदाल और अपने भरोसेमंद बैल चेतराम को लेकर उस बंजर जमीन पर पहुंच गया। उसने पहले जमीन को माथा टेका, आसमान की ओर देखकर बोला, हे धरती मां, मैं तेरा बेटा हूं। अगर तुम चाहोगी तो पत्थर में भी अन्न उगा दूंगा। उधर उसी जमीन से थोड़ी दूर पर एक पुराना सूखा पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव वाले कहते हैं कि उस पेड़ पर एक भूत अपने 3 चेलों के साथ रहता है। वो भूत कोई साधारण भूत नहीं था। उसने अब तक हजारों परिवार उजाड़े थे। जहां झगड़ा, लालच और टूटन देखता, वहीं डेरा डाल देता। मुखिया भूत ने दूर से देखा, चौधरी बलराम का परिवार टूट चुका था। 2 बेटे लालच में गांव छोड़ चुके थे। एक अकेला किसान बचा था। भूत हंसा, उसकी लाल आंखें चमक उठी। उसने अपने चेले चटपट को बुलाया और कहा, देख, अब एकता टूट गई है। अब इस परिवार को पूरी तरह बर्बाद करना है। चटपट बोला, सरदार विक्रम और धनराज तो लालच में फंसे हैं। उनका तो काम आसान है, लेकिन ये सूरजपाल। मुखिया भूत गंभीर हो गया, बोला, सूरजपाल खतरनाक है। मेहनती आदमी से ज्यादा डर मुझे किसी से नहीं लगता। वो बोला, जा, उसकी खेत में ऐसी बाला डाल कि वो रोता हुआ गांव छोड़ दे। चटपट भूत हवा में बना और सीधा सूरजपाल के खेत के ऊपर आ बैठा। सूरजपाल ने कुदाल उठाई और जैसे ही उसने पहला वार किया, चटपट ने अपनी माया चलाई। अचानक सूरजपाल के पेट में तेज मरोड़ उठी। ऐसा दर्द जैसे किसी ने अंदर चाकू घुसेड़ दिया हो। आम आदमी होता तो जमीन पर बैठ जाता, काम छोड़ देता। लेकिन सूरजपाल दांत भींच कर खड़ा रहा। उसने गमछा कसकर बांधा और बोला, शायद रात को कुछ उल्टा खा लिया होगा। काम के आगे दर्द क्या चीज है। उसने मटके से पानी पिया और फिर से कुदाल चलाने लगा। चटपट भूत चौंक गया, अरे ये कैसा आदमी है। अब भूत ने दूसरी चाल चली। वो जमीन के नीचे घुस गया और हल्की फाल पकड़ ली। मिट्टी को पत्थर से भी ज्यादा सख्त कर दिया। सूरजपाल ने बैल को हाँका, चल चेतराम। बैल ने पूरा जोर लगाया, लेकिन हल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। चेतराम हांफने लगा, उसकी आंखों में बेबसी थी। सूरजपाल ने बैल को थपथपाया, हट जा बेटा, लगता है धरती आज मेरी ताकत देखना चाहती है। उसने खुद जुआ कंधों पर रखा। भुजाएं फूल गई, मूछें ताव में आ गई, या अली या बजरंगबली। एक जोरदार हुंकार के साथ सूरजपाल ने ऐसा खींचा कि जमीन के नीचे बैठा भूत हिल गया। कड़क की आवाज आई, पत्थर टूटे, हल चल पड़ा। चटपट भूत घबराकर बाहर आया। बाप रे बाप, ये तो आदमी नहीं पहाड़ है। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। दोपहर की धूप तेज हो चुकी थी। सूरजपाल पसीने से भीग चुका था, फिर भी रुका नहीं। अब चटपट ने तीसरी चाल चली। अचानक सूरजपाल के पैर में कुछ लिपट गया। एक कटीली झाड़ी अजगर की तरह उसकी टांग पकड़ चुकी थी। सूरजपाल गिरा, लेकिन तुरंत संभल गया। उसने ध्यान से देखा, झाड़ी हिल रही थी, उसमें से गुर्राने की आवाज आ रही थी। अब सूरजपाल समझ गया, ये कुदरत नहीं, कोई शैतान है। उसकी आंखों में भोलापन नहीं, आग थी। उसने झाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। एक झटके में झाड़ी जड़ समेत उखड़ गई और उसी पल माया टूट गई। सूरजपाल के हाथ में अब झाड़ी नहीं बल्कि एक डरावना काला भूत था। भूत चिल्लाया, मुझे छोड़ दे इंसान, वरना तुझे खा जाऊंगा। सूरजपाल हंसा। उसने पास रखा अपना भारी लठ उठाया। अरे बावले, सुबह से एक गरीब किसान को परेशान कर रहा है और धमकी दे रहा है। एक लठ पड़ा, फिर दूसरा। वो चिल्लाने लगा, मर गया रे बाप। अब भूत समझ चुका था कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, चौधरी साहब, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सूरजपाल ने लठ हवा में रोका और बोला, माफी तब मिलेगी जब मेरी मेहनत का हर्जाना चुकाएगा। और यहीं से भूत की गुलामी और किसान की जीत शुरू होने वाली थी। खेत के बीचों बीच दोपहर की तपती धूप में एक साधारण किसान सूरजपाल अपने हाथों में एक ऐसे भूत को पकड़े खड़ा था जिसने अब तक सैकड़ों घर उजाड़े थे। भूत की गर्दन सूरजपाल की लोहे जैसी पकड़ में थी। उसकी लाल आंखों की चमक बो चुकी थी। शरीर कांप रहा था। गिड़गिड़ाती आवाज में वो बोला, चौधरी साहब, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं तो बस अपने सरदार के कहने पर आया था। सूरजपाल ने भूत को जमीन पर पटका। धूल उड़ गई। उसने अपना लठ जमीन में गाड़ दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर बोला, नाम क्या है तेरा? भूत कांपते हुए बोला,
चटपट। सूरजपाल ने मूंछों पर ताव दिया। चटपट नाम भी काम जैसा ही है, सुबह से मेरी खेती में चटपट कर रहा है। चटपट ने जल्दी से कहा, चौधरी साहब, अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको सोना चांदी खजाना जो चाहो ला सकता हूं। सूरजपाल जोर से हंसा। उसकी हंसी खेतों में गूंज गई। ओ बावले भूत, सोना खाकर पेट नहीं भरता, पेट भरता है अनाज से और अनाज पैदा होता है मेहनत से। यह सुनकर चटपट का सिर झुक गया। सूरजपाल आगे बोला, अगर तुझे सुआ जान प्यारी है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। भूत ने तुरंत कहा, जो कहोगे वही करूंगा, बस मुझे मारो मत। सूरजपाल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पत्थर, झाड़ियां, उबड़ खाबड़ जमीन, फिर खेत की ओर इशारा करके बोला, देख, ये जमीन पत्थरों से भरी है, मुझे ये मक्खन जैसी चाहिए। और सुन, मेरे बैल बूढ़े हैं, आज से तू ही मेरा बैल बनेगा। चटपट के तो जैसे होश उड़ गए, भूत और खेती, लेकिन सामने सूरजपाल का लटखड़ा था। मरता क्या न करता। चटपट ने आंखें बंद की और अपनी मायावी शक्ति चलाई। एक तेज हवा चली। बड़े बड़े पत्थर ऐसे उठे जैसे किसी ने खिलौने उछाल दिए हों। वे उड़ते हुए पास के नाले में जा गिरे। कटीली झाड़ियां जड़ समेत उखड़ गई। जमीन धीरे धीरे समतल होने लगी। सूरजपाल दूर खड़ा हुक्का गुड़गुड़ाता रहा, अरे चटपट, जरा कोना भी साफ कर दे, वहां भी फसल उगानी है। चटपट बिना कुछ बोले जोर से काम करने लगा। जिस काम में सूरजपाल को महीनों लगते, वो काम चटपट ने 1 घंटे में निपटा दिया। सांझ ढलते ढलते वो काली बंजर जमीन एक साफ सुथरे खेत में बदल चुकी थी। अब बारी थी जुताई की। सूरजपाल ने अपने बैल चेतराम को पेड़ की छांव में बांधा, उसके सामने हरा चारा डाला और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। फिर उसने हल उठाया और चटपट के कंधों पर हल्का जुआ रख दिया। चटपट को शर्म तो बहुत आई, लेकिन सूरजपाल की आंखों में जो शक्ति थी, उसके आगे वो कुछ न बोला। चटपट ने हल खींचा। अरे बाप रे बाप, ऐसा लगा मानो खेत में ट्रैक्टर चल रहा हो। मिट्टी उलट पुलट होने लगी, खेत सीधा होने लगा। सूरजपाल पीछे पीछे चलता, बीच बीच में आवाज लगाता, अरे भूत भाई, थोड़ा उधर भी, हां ऐसे ही। रात हो गई लेकिन काम नहीं रुका। नहर सूखी पड़ी थी। सूरजपाल ने चिंता जताई। चटपट बोला, यह भी मेरी जिम्मेदारी है चौधरी। उसने पाताल तक हाथ डाला और भूमिगत जल का रास्ता खोल दिया। पानी खेत में लहराने लगा। पूरी रात खेत में मेहनत चलती रही। सुबह जब गांव वाले उधर से गुजरे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये वही बंजर जमीन है क्या? एक ताऊ ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। सूरजपाल, ये तूने कैसा जादू कर दिया? सूरजपाल मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं ताऊ, बस मेहनत की है और एक नया मजदूर मिल गया है। दोस्तों, फिर फसल बोई गई। दिन रात देखभाल हुई। चटपट अब भूत कम, किसान ज्यादा लगने लगा था। फसल ऐसी हुई कि पूरे जिले में चर्चा हो गई। गेहूं की बालियां इतनी भरी थीं कि झुक गई थीं। कटाई के समय चटपट ने रातों रात सारी फसल काट दी, बोरियों में भर दी। सूरजपाल ने अनाज मंडी में बेचकर खूब पैसा कमाया। उसने सबसे पहले अपना टूटा घर ठीक कराया, गांव में प्याऊ लगवाई, चेतराम के लिए नई घंटी खरीदी। चटपट थक चुका था। वो हाथ जोड़कर बोला, चौधरी साहब, अब तो फसल भी हो गई, मुझे आजाद कर दो। सूरजपाल ने गंभीर होकर कहा, अभी नहीं, अभी मेरे भाइयों का हिसाब बाकी है। चटपट समझ गया, ये जाट सिर्फ ताकतवर नहीं, दिल का भी मजबूत है। और कहानी अब अंत की ओर बढ़ रही थी। समय किसी की जेब में नहीं रहता दोस्तों, वो अपने हिसाब से चलता है। किसी को ऊपर उठाता है तो किसी को जमीन पर भी लापटता है। एक तरफ सूरजपाल था, जिसकी कभी काली बंजर जमीन अब सोना उगल रही थी। उसकी हवेली पक्की हो चुकी थी। आंगन में 2 दुधारू भैंस बंधी थी। गोदाम अनाज से भरे रहते। गांव वाले अब उसे चौधरी सूरजपाल कहने लगे थे। और दूसरी तरफ उसके दोनों बड़े भाई विक्रम और धनराज। विक्रम शहर गया था रुतबा कमाने। ताकत के घमंड में पुरानी संगत में पड़ गया। जुआ, शराब और दिखावे की जिंदगी ने उसे ऐसे जकड़ लिया कि देखते ही देखते सारा पैसा उड़ गया। जिस शरीर पर उसे नाज था वो कमजोर हो गया। जिस मूंछ पर वो ताव देता था वो अब झुकी रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं बचे। उधर धनराज, जो बड़ा व्यापारी बनने गया था, शहर की चालाकी में फंस गया। उधार पर उधार लिया, एक गलत सौदा और फिर दुकान में आग। कर्जदारों ने उसका सब कुछ छीन लिया। वो पाई पाई का मोहताज हो गया। दोनों भाइयों को जब समझ आया कि शहर ने उन्हें कुछ नहीं दिया सिवाय अपमान और भूख के, तो उनके कदम अपने गांव सुल्तानपुर की ओर मुड़ गए। शाम का समय था। आसमान में सूरज ढल रहा था। गांव की पगडंडी पर 2 थके हारे आदमी धीरे धीरे चले आ रहे थे।
फटे कपड़े, धूल से सरे चेहरे, झुकी हुई नजरें। गांव के कुछ बच्चों ने पहचान लिया, अरे ये तो चौधरी बलराम के छोरे लगते हैं। उधर सूरजपाल अपनी बैठक में चारपाई पर बैठा ताजा दूध पी रहा था। उसका नौकर, जो असल में कभी चटपट भूत था, उसके पैर दबा रहा था और हुक्का भर कर ला रहा था। तभी दरवाजे पर आहट हुई। सूरजपाल ने नजर उठाई और पल भर में उसका दिल धक से रह गया। अरे भाई विक्रम, भाई धनराज। सूरजपाल नंगे पैर चारपाई से उतर पड़ा। उसने बिना कुछ सोचे दोनों भाइयों को अपने सीने से लगा लिया। विक्रम और धनराज फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि सूरजपाल उन्हें ताने मारेगा, धक्के देगा, लेकिन सूरजपाल की आंखों में सिर्फ प्यार था। सूरजपाल ने बस इतना पूछा, भूखे हो ना? उसने आवाज लगाई, अरे वो चटपट, जल्दी से दूध और गुड़ ला, मेरे भाई आए हैं। दोनों भाइयों ने पेट भर खाना खाया तो जान में जान आई। कुछ देर बाद धनराज बोला, सूरजपाल भाई, हमें माफ कर दे, हमने तुझे बंजर जमीन देकर तेरे साथ धोखा किया। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, भगवान ने तेरा साथ दिया है भाई, पर सच बताओ उस जमीन से इतना धन कैसे आया? सूरजपाल मुस्कुराया। उसने चटपट को पास बुलाया और बोला, खजाना तो नहीं मिला, पर खजाने का बाम मिल गया। फिर सूरजपाल ने पूरी कहानी सुनाई, भूत की शरारत, मेहनत, लट और हार न मानने का हौसला। दोनों भाई शर्म से गड़े जा रहे थे। तभी चटपट हाथ जोड़कर बोला, चौधरी साहब, अब तो आपके भाई भी आ गए, मुझे आजाद कर दीजिए। सूरजपाल ने गंभीर होकर कहा, जा चटपट, आज मैं तुझे मुक्त करता हूं, पर याद रखना, अब किसी मेहनती गरीब को कभी मत सताना। भूत ने सूरजपाल के पैर छुए और हवा में विलीन हो गया। अब सूरजपाल अपने भाइयों की ओर मुड़ा। विक्रम बोला, अब हम कहां जाएंगे भाई? सूरजपाल ने अपना भारी लठ उठाया और विक्रम के हाथ में दे दिया, कहीं नहीं जाओगे, ये घर, ये जमीन सब तुम्हारा है। उसने आगे कहा, बस मेरी एक शर्त है, लालच छोड़ना होगा, हम जाट हैं, हमारा धर्म है मिट्टी की सेवा करना। विक्रम हल चलाने लगा, धनराज मंडी का हिसाब संभालने लगा, सूरजपाल सबको जोड़कर रखने लगा। तीनों भाइयों की एकता से फसल पहले से भी ज्यादा हुई। गांव वाले कहते हैं, वाह भाई वाह। उस दिन के बाद सूरजपाल के खेत में कभी बंजरपन नहीं आया। तो दोस्तों, कहानी तो यही समाप्त होती है, लेकिन ये कहानी की सीख मैं आपको बताता हूं। ये कहानी सिखाती है कि मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं, और हिम्मत हो तो इंसान बंजर धरती से भी सोना उगा सकता है। तो दोस्तों, यही थी कहानी एक जाट की, जिस जाट ने एक भूत को बैल बना लिया और बंजर जमीन को जुतवाया, सही जमीन करवा ली भूत से ही, और उस जमीन से उसने सोना उगाया। दोस्तों, सोने का मतलब ये नहीं कि उससे सोना निकाला हो, जो उससे अच्छी फसल पैदा हुई उसी को सोना कहा जाता है। तो वही अच्छी फसल उसने भूत के माध्यम से पैदा की और उसे बैल बनाकर कई दिनों तक काम करवाया, उसे बंदी बनाया, फिर उसे आजाद भी कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।